मजीद पॉलिटिकल टेम्परामेंट किस तरह का? बारे में बोल रहे हैं कि खुद जो है जिस पोलिंग स्टेशन पे सब मौजूद है इसका बैकग्राउंड जो है निहायत ही खूबसूरत है। अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये पूरा इलाका जो है पत्नी टॉप और कुद का कहलाया जाता है, जो हमारे यहाँ पर सयाहती मकामात के तौर पर माना जाता है। जम्मू सूबे का सबसे अहम सयाहती मकाम है। अगर आप सामने की पहाड़ियाँ देखेंगे तो ये पत्नी टॉप की पहाड़ियाँ और शिव खोड़ी, और उस साइड से जो आता है डोडा भद्रवा किश्तवाड़, और इस सामने से रामबन है। निहायत ही सेहत अफजा मकाम है। यहाँ बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं, सयाह आते हैं। लेकिन आज के दिन की अहमियत अगर हम बात करेंगे तो वो जमहूरियत का जश्न जो है यहाँ पर बड़ी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। हमारी हर तबके के साथ बात हुई, नौजवानों से बात हुई, बुजुर्गों से बात हुई और फर्स्ट टाइम वोटर से बात हुई। और कहीं खवातीन ऐसी थी जो चल नहीं पाती थी, लेकिन आज दूसरों के सहारे आकर वहां पोलिंग स्टेशन पर पहुंची है। जोश व जज्बा यही था कि जो हमें मौका जमहूरियत ने दिया है उसको हक को अदा करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन जो समाज के विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो अपना कंट्रीब्यूशन है, सब लोगों ने अपना हक अदा किया है। अब जिम्मेदारी उन उम्मीदवारों की है जो आज से पहले पब्लिक में आए, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, अपने मैनिफेस्टो बताया है और एक विजन बताया है। अब उस पर जो है खरा उतरना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उन लोगों की रहती है जिनको चुनकर लोग लाते हैं, और उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि तमाम तर वादे जो उम्मीदें उनसे वाबस्ता होती हैं कि उनको पूरा करे। हालांकि जैस्मिन, ये जो मंजर हम देख रहे हैं हमारे सामने, दिल तो यही चाहता है कि हम लोग भी वहां पर होते मौजूद। बिलाल, इतना खूबसूरत ये मंजर है। लेकिन सरोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, आपके पास भी आएंगे, जो पिंक बूथ से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैस्मिन, बिल्कुल सरोज, बारामूला में आप सुबह से ही मौजूद हैं और यहाँ पर मिली जुली जो रिएक्शंस है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की हमें देखने को मिल रही है पोलिंग को लेकर। मैं चाहूंगी कि आपके पीछे कुछ उम्रदराज मतदाता भी हमें नजर आ रहे हैं, अवेयर भी लग रहे हैं। अगर वो बात करना चाहें, क्या मसले मसाइल वहां पे लोगों के हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि उनके नुमाइंदों के जरिए एड्रेस कराया जाए? देखिए, उससे पहले आपको बता दूं, अपने विजय जहांगीर से थोड़ा पैन करें, वो आपको दिखाएं कि अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं जिस हिसाब से स्मूथ कंडक्ट चल रहा है इलेक्शंस का, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को क्रेडिट देते हैं हम, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे जवान हैं यहाँ पे, उनको देखें आप, उन्होंने सर्विलेंस रखी हुई है कंटिन्यूस। यहाँ पे ड्रोन सर्विलेंसेज है, क्योंकि यहाँ पे जैस्मिन आपको बताऊं, सुबह से ही जो लंगेट, कुफवारा या हंदवारा, अब जो बारामूला हम पहुंचे, ये सब एरियाज हैं। तो कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस माने जाते हैं, जहां पे आप उस तरीके से खुल के या शूट नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है और कारण उसके यही होते हैं क्योंकि वो प्रोन होते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज के। तो वहां पे उस चीज को कहीं ना कहीं काबू में पाने के लिए यहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो भी डिप्लॉयड है, सीआरपीएफ जो है वो भी यहाँ पे डिप्लॉयड है और ड्रोन की सर्विस, ये सर्विलेंस जो है वो कंटिन्यू चल रही है यहाँ पे। अब कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि स्पेशली यहाँ पर जो लोग हैं वो फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और जब हमारी कुछ लोगों से अभी ऑफ कैमरा भी बात हुई, क्योंकि कई सारे ऐसे एप्पल ऑर्किड्स हैं जहां पे हम लोग रुके और वहां पे लोगों ने हमसे जब बात की तो उन्होंने कहा हमारा जिक्र तो कोई नहीं कर रहा है, हमने जितने भी मैनिफेस्टोज देखे उसमें हमने ये नहीं देखा कि एप्पल ग्रोअर्स के लिए या एप्पल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए पर्टिकुलरली कुछ रखा गया है। तो हम काफी ज्यादा उदास है, हमारे पास तो लोग बिल्कुल नहीं आए हैं और अगर वोट मांगने आएंगे भी तो हम उन्हें कहेंगे कि हमारे जो इश्यूज है, सरोज आपके पास में दोबारा आऊंगी। खास मेहमान इस वक्त हमारे पास जुड़े हुए हैं, फारूक रंजू शाह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। फारूक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर आपका। आखिरी फेज है, 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटें हैं, आप कैसे देख रहे हैं सर इस लास्ट फेज को? देखिए, कंटिन्यूअसली मैं आपके साथ ये सारे एनालिसिस भी करता रहा और दूसरे चैनल्स पे भी, और मैं तो ये कहूंगा कि पहली दफा हम ये देख रहे हैं एक फेयर इलेक्शन हो रहा है और इस फेयर इलेक्शन में किसी एक्सटीरियर फोर्सेस का दबाव नहीं है कि बायकॉट करो, वो सेक्शन वोट डालेगा और उनके पीछे जो खड़े होते हैं क्यूज, उनके पीछे किसी की नोक होती है और किसी का डंडा होता है, किसी का प्रेशर होता है। इस वक्त जो भी हो रहा है एक विक्ट्री ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे हिंदुस्तान की जमहूरियत की फतह है, वो ये है। और जिस हिसाब से मैं यहाँ देख रहा हूँ, जम्मू में तो अक्सर वोट परसेंटेज हाई रहती थी, लेकिन एज कंपेयर टू जम्मू कश्मीर की परसेंटेज
काम करवाई गई थी, उसमें उन्होंने बड़ी ताकतें थी, उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस जिनका फायदा था कम परसेंटेज में जीतना। इवन यहाँ मिसाल है कि 200 वोटों पर भी, या एमएलए ही नहीं, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बने हैं, 200-250 वोट्स ले लिए। तो इसमें के वेस्टेड इंटरेस्ट थे कि यहाँ वोट पार्टिसिपेट ना हो। जैसे कल ही फारूक साहब, क्या आप भी इस बात को मानेंगे, या इस बात पर आपकी क्या राय है कि हमेशा, जैसे मुन्ना आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि इससे पहले तक, कुछ समय पहले तक एक नैरेटिव रहता था, जम्मू वर्सेस कश्मीर भी एक तरह से पॉलिटिकली एक टॉपिक होता था। जब चुनावों की बात होती थी तो जम्मू वर्सेस कश्मीर भी एक मुद्दा रहा करता था एक वक्त में, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और खासतौर पर अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये मुद्दा बिल्कुल ही पॉलिटिकल सिनेरियो से गायब हो गया। ये बात आप सही कह रहे हैं, ये बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपका मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि सिर्फ जम्मू वर्सेस कश्मीर रीजनल फोर्सेस के तौर पे वोट ही नहीं लिए जाते थे, बल्कि कम्युनलिज्म के नाम पे भी वोट लिए जाते थे। भाई जनाब, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बुद्ध है, ये क्रिश्चियन है, तो इसको बहुत कैश करते थे। और यहाँ नेशन का नाम भी बहुत एक्सप्लॉइट होता था, डबल मीनिंग दी जाती थी। कोई बोलता था दिल्ली जाकर ये नेशन इंडिया है, लेकिन कश्मीर में जाकर बोलते थे ये तो हमारा आज़ादी का नेशन है। तो इस तरह से लोग कंफ्यूज होते थे। आज सब कुछ आया है, हर एक को एक्सप्रेशन का मौका है। तो आज पहली दफा दिखाया कि वर्ल्ड में अगर फेयर इलेक्शन हो रहा है, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, चुनाव जो है तारीखी है यकीनन जम्मू कश्मीर में, जो जिस तरह से इस बार हो रहे हैं, और जो आपने बात की कि कम्युनल लाइंस पे किस तरह से चुनाव किया जाता है, और ख़ास तौर से जम्मू डिवीजन में किस तरह से हिंदू मुस्लिम करने की काफ़ी कोशिश हुआ करती थी। बल्कि इस बार भी हमने कुछ ऐसी, बहुत कम लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर देखी इस लिहाज से। रेंजो साहब, इससे पहले हमारे साथी सरोज, क्योंकि इस वक्त वो मौजूद है ओल्ड टाउन बारामुल्ला में, उन्होंने बात की थी एप्पल ग्रोवर्स से। उनका कहना है कि हम जो है इस पूरी बहस में जितनी कैंपेनिंग हुई उससे गायब रहे, हमारी बात कोई करता नहीं है, जबकि उनके मसाइल काफी ज्यादा है। सेब बिकने रहे हैं क्योंकि बाहर के सेब जो है उनपे वो लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनका काफी नुकसान हो रहा है। सही, आप मुझसे सवाल जी रेंजो साहब, आपसे ये सवाल है, आपको जो असल मुद्दा है ग्रोवर्स का, एप्पल ग्रोवर्स का, असल मुद्दा कश्मीर का ये है कि कश्मीर को हमें प्रोजेक्ट करने वाले एक्चुअल लोगों के जो एक्चुअल मसाइल थे वो प्रोजेक्ट नहीं करते थे, स्लोगन बेचते थे। वो कश्मीरियों को भी स्लोगन बेचते थे और वहां पे भी बोलते थे कि हम इस स्लोगन के ठेकेदार हैं, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपस में नेगोशिएशन करने के ठेकेदार हैं, हम जनाब सेल्फ स्टाइल्ड पाकिस्तान के प्रॉक्सी बनते जा रहे थे, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान के नाम पे ज्यादा वोट मिलता है। तो इसलिए उनको मौका ही नहीं मिलता था, जब जो इन्होंने न सिर्फ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जीरो बना दी, एप्पल इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की बेस्ट थी, एप्पल आप कहीं पे भी लिखे एप्पल कश्मीर के साथ मंसूब था, तो उसको जीरो बना दिया। हैंडीक्राफ्ट कश्मीर के साथ मंसूब था, हैंडीक्राफ्ट जीरो, कश्मीर का हेरिटेज जीरो, कश्मीर का स्पिरिचुअल कल्चर जीरो। इन्होंने जो तबाही बर्बादी की आज। लेकिन एप्पल ग्रोवर्स के हिसाब से जो उनको भी मुश्किलात दरपेश है, वो तो पिछले 10 सालों से दरपेश है। उनको तो जो मसाइल अभी हुए हैं वो तो इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहे हैं। यहाँ तक आपको ये मैं बताऊं, जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने जो थ्रस्ट दिया उसमें उन्होंने ज्यादा टूरिज्म पे थ्रस्ट दिया कि भाई यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं, तो टूरिस्ट आ जाए तो मार्केटिंग हो जाए। दिस इज द जो ये है, इट्स फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग। इस बारे में ये जरूर मैं कहूंगा कि इस पे उन्होंने ऐसा ट्रस्ट नहीं दिया जो इनको देना चाहिए था। पर अगरचे हम टूरिज्म के ट्रस्ट उस पर भी देने की बात करते हैं, रेंजो साहब क्या आप समझते हैं कि जिस लेवल का प्रोजेक्शन टूरिज्म के हवाले से दिखाया गया, क्या वाकई वो में है? क्योंकि नंबर्स की जब हम बात करते हैं, हम पिलग्रिम्स को ऐड करें तो वाकई वो नंबर अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जब टूरिस्ट की बात करें, सेहत अफजा मकाम पर आने वालों की, वो कम है। टूरिज्म बढ़ गया, देयर इज नो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है,
क्योंकि उसका ये आपको एक सिंपल एनालिसिस है। हमारा एयरपोर्ट जो मैं ही डिप्टी कमिश्नर था वहां, हमने उसको शेखुल आलम का एयरपोर्ट नाम दिया। तो वहां पे पिछले 5 साल या 6 साल पहले 3 या 4 या 5 फ्लाइटें लैंड होती, कोई फ्लाइट ज्यादा 3-4 और नाइट फ्लाइटिंग थी नहीं। तो आज तकरीबन 100 तक पहुंच रही है, कभी कभार 110-111 फ्लाइटें 24 घंटों में लैंड हो रही है। तो वो कौन आ रहे हैं? वो तो वही आ रहे हैं। और जब ये अगर ट्रेन आ जाएगी टूरिस्ट फ्लक्स और बढ़ जाएगा। लेकिन आप रेंजो साहब, आप क्या कारण मानते हैं कि जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो इन बदलावों के साथ उन बदलावों के साथ शाना बशाना क्यों नहीं चल रही हैं? वो क्यों इन बदलावों को नहीं मान रही हैं? जनता के बीच भी जब वो नैरेटिव लेकर जाते हैं या जनता के बीच प्रचार करने पहुंचते हैं तो वो क्यों इन बदलावों की बात नहीं करते? ठीक है, जाहिर सी बात है, आप किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की जो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर मानती है कि उनकी कुछ अचीवमेंट है, आप उसे जनता के बीच जाहिर सी बात है नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन फिर भी जो जमीनी बदलाव, जो हकीकत जो दिख रही है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्यों उससे तारुफ नहीं रखती, क्यों रेजोनेट नहीं करती है? बहुत इंटेलिजेंट पॉइंट कहा आपने, बिकॉज यू आर ऑन द मीडिया। यहां पे जो मीडिया है, कश्मीर का मीडिया, वो नैरेटिव चला रहा है यहाँ लोकल पॉलिटिशियंस का बहुत पहले से। जहां ये जो नैरेटिव बनाते हैं वो नैरेटिव चलता है कश्मीर में, और उनका नैरेटिव ये है कि भाई जनाब कुछ नहीं है, खाली है, सब खाली है, कुछ नहीं है। इसका मतलब है लोग उनको ज्यादा बाय करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारा नेशनल मीडिया है, अभी उसने अपनी स्पेस नहीं बनाई है या इंटरनल सोसाइटी में। ये रेजो साहब, ये एक पॉइंट हो सकता है। ये आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप राइटर हैं, आप समझते हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप इस बात को मानते हैं। लेकिन सर, आज बहुत से लोगों से हमारे नुमाइंदों ने बात की, पोलिंग स्टेशंस पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी लोगों की, उसमें कुछ नौजवान युवा भी थे। वो इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हमें नहीं समझ में आता, यहाँ पर जिक्र होता है उन स्कीम्स का, लेकिन उन स्कीम्स को कैसे धरातल तक लेकर आना है, उन स्कीम्स का लाभ कैसे उठाना है, वो प्रैक्टिकली उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। और यही रीजन है कि भले ही दिल्ली में बैठ के सरकार दावा ये करे कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए फलाना फलाना लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनका लाभ कैसे लिया जाए ये यहाँ के आवाम को नहीं पता, खासतौर पर युवाओं को नहीं पता। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्पिल ओवर, इट इज अ स्पिल ओवर कि 370 कुछ भी हो, 370 ने ब्लॉक किया था तमाम जो आउटसाइड कंपनीज है वो यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकती है, वो यहाँ पे अपना एसेट नहीं क्रिएट कर सकती है। तो जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सरकारी नौकरी, जो जम्मू कश्मीर खास तौर पर कश्मीर में जिसको सरकारी नौकरी मिले उसको कहते हैं रोजगार है, जिसको सरकारी नहीं मिलेगी उसको बेरोजगार बोलते हैं। और उसकी वजह यह है कि यहाँ बहरहाल स्टार्टअप के हवाले से भी काफी काम हुआ था और ये माना जा रहा था सरमायाकारी भी आ रही है, लेकिन उस हवाले से भी हमने कुछ अमली तौर पर देखा नहीं, होता हुआ देखा नहीं। और जो युवाओं का अपना, नौजवानों का मसला है कि पीएचडी किए हुए भी जो है नौजवान वो घरों में बैठे हुए, नेशनल एवरेज से अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर की तो ज्यादा है ही। इस पर मजीद मैं आपसे रेंजो साहब जरूर बात करूंगी। अहमद अयाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। खैर मकदम सर, आपका किस तरह से ये आखिरी मरहला जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव का हो रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, एक नया जोश दिख रहा है जहां तक पार्टिसिपेशन है वोटर्स का, और उसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स इस वक्त इंडिपेंडेंटली भी लड़ रहे हैं। और यो जो यहाँ की रिवायती जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अलावा यहाँ बाहर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू कश्मीर से बाहर है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो हम देख रहे हैं, जोश खरोश जो इलेक्शन पार्टिसिपेशन का देख रहे हैं, उसके कुछ वजूहात है। एक तो ये कि जो 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बहुत सारे रजिस्टर्ड नए वोटर्स हो गए, और इन 10 साल में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो गई कि जहाँ एक तो 370 को एब्रोगेट किया, उसके साथ साथ 35A के तहत जो यहाँ के बाशिंदों के, जो मुस्तकिल बाशिंदों के हुकूक थे जॉब के लिहाज से या
ज़मीनात के लिहाज से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी विड्रा हो गए, और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई यहाँ पे, बहुत तशवीश है नौजवानों में, और बाकी जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करने के लिए कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं रही जैसे हुआ करती थी। कोई एमएलए हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके साथ जाकर बात करके कम से कम तसल्ली मिल जाए। तो इसके चलते यहाँ एक बिजली का सबसे बड़ा मसला आ गया जिसके साथ सारे जुड़े हुए हैं, और जहाँ अभी हम समर में जा रहे हैं और यहाँ भी इसके बिजली के प्रॉब्लम्स है, और टैरिफ भी बहुत बड़ा बिजली के हवाले से, जिसे हर मुतासिर हुआ। तो ऐसे में बहुत सारे इश्यूज है जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन हुई, और साथ साथ और महसूस जो लोग यहाँ जैसे वो घुटन जैसे महसूस कर रहे हैं, कहीं कोई पीएसए का इस्तेमाल करके किसी जर्नलिस्ट को भी पीएसए में डाल दिया, या बार एसोसिएशन के लोगों को भी डाल दिया। एक महसूस लोग कर रहे हैं, घुटन से महसूस कर रहे हैं, तो उसे बाहर आने के लिए, वो घुटन से बाहर आने के लिए ये एक रास्ता दिखाई दिया कि एक डेमोक्रेटिक वे में किस तरह से इन मुश्किलात से बाहर आ सके। रेंजू साहब, क्योंकि इससे पहले हम सहाफियों के हवाले से ही बात कर रहे थे, फारूक रेंजू साहब, अगर आप अहमद अयाज साहब को सुन पा रहे थे तो जर्नलिस्ट के हवाले से भी बात तो उठी है। आपने कहा कि जो कश्मीर की जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, हालांकि मुश्किल तरीन वक्त में जम्मू कश्मीर के सहाफियों ने काम किया है, ऐसे वक्त में जहां पर बाहर शायद दीगर जगहों से आए हुए जर्नलिस्ट के लिए काम करना बेइंतहा मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है, और जख्मी भी होते रहे, हमने ऐसे देखा, कईयों ने अपनी जानें भी गंवाई है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि उस पर आप क्या कहेंगे जिन जर्नलिस्ट को पीएसए या यूएपीए के तहत बंद किया गया, उनकी बात क्योंकि दीगर पॉलिटिकल पार्टियां उठाती रही हैं कि देखिए हमारे जो यहाँ पर कश्मीर फ्रेटर्निटी के जर्नलिस्ट हैं उनकी तो आवाज ही दबाई जाती रही है। देखिए, आपने जहां तक कश्मीर के जर्नलिज्म की बात की, देयर इज नो, क्योंकि मैं खुद हेड किया हूं, मैं डायरेक्टर भी रहा हूं, और भी मैं डायरेक्टर जनरल का चार्ज भी रहा है मुझे इंफॉर्मेशन का, विच डील्स विद और वो भी चैलेंजिंग पीरियड में। और मुझ पे भी एक दफ़ा तो पूरी गोलियां, जहां मेरा पीएसओ भी शहीद हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें कश्मीर में आप देखेंगे, शुजा बुखारी जी वो शॉट डेड। तो ऐसे हज़ारों मिसालें हैं कि ये एक फंसे हुए थे दो तलवारों के बीच में। लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं कि जहां तक रोल होना चाहिए एक बटे हुए आइडियोलॉजी का, कश्मीर में एक बटी हुई आइडियोलॉजी है। एक आइडियोलॉजी है जो प्योर सेकुलरिज्म पे यकीन रखती है, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन की यूनिटी पे यकीन रखते, जो हमारी पिछले 4000 साल की परंपरा रही है कश्मीरी, तभी कश्मीर है। अगर कश्मीर में रिलीजियस यूनिटी नहीं है, कश्मीर नहीं है। कश्मीर का मतलब भी है यूनिटी। तो बीच में जो रेडिकलिज्म आया, तो रेडिकलिज्म ने बहुत सारे खुद जैसे वो गन मर्सनरीज भी थे, उसमें रेडिकल मर्सनरीज भी उन्होंने एंगेज किए थे जो अपना व्यू पॉइंट जाते हैं। आई नो, इवन मेरे बारे में एक ये जर्नलिस्ट ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसने कारवान मैगजीन में छपाया कि ही शुड बी किल्ड बिकॉज ये। तो रेंजू साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले तक जी रेंजू साहब, इससे पहले तक हमने बहुत सारी ऐसी खबरें देखी हैं और हमने खुद इस तरह की खबरें पढ़ी हैं कि बाहर से, जो विदेश से कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर के नाम पर समय समय पर कुछ मॉड्यूल्स, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के टूल्स निकालती हैं, एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या हम ये माने कि आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो आज से पहले तक, मैं कुछ दहाइयों पहले की बात कर रही हूँ, कि कुछ ऐसे भी ताकतें यहाँ पर रही हैं जिन्होंने कश्मीर में रहते हुए ही कश्मीर में एक रेडिकलाइजेशन शुरू किया, कहीं ना कहीं कम्युनल डिसहार्मनी, कम्युनिटी के हिसाब से लोगों को बांटने की कोशिश यहां पर की गई, रिलीजियस सेंटिमेंट के लोगों का गलत इस्तेमाल यहां पर किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि जो विकास और जिन तमाम चीजों से ऊपर उठकर लोगों को उस वक्त वोट करना चाहिए था, वो लोगों ने वो उस वक्त नहीं किया जो आज रिलीजियस सेंटिमेंट, कम्युनल सेंटिमेंट से ऊपर उठकर लोग कर रहे हैं। कश्मीर की लड़ाई बेसिकली यही है, यही किया इन्होंने कि आप देखो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, आज पाकिस्तान में रिसेप्शन हो रहा है जाकिर नाइक का, उसको मालाएं पड़ रही हैं और उसको पता है किसके लिए एंगेज किया गया है,
he has been engaged to oppose the वक्फ एक्ट ऑफ इंडिया, जो अभी, और उसने आज ही बयान दिया जो आजकल बड़ा, आज के दिन में बड़ा वायरल हो गया। सो he has been engaged, जिसको इंडिया ने डिपोर्ट किया। तो उसी जाकिर नायक को यहाँ हेलीकॉप्टर दिए गए, इस कश्मीर में हेलीकॉप्टर दिए गए बाय द गवर्नमेंट टू मूव फ्रॉम श्रीनगर टू साउथ कश्मीर, एंड ही वाज गिवन सेम ऑफिशियल रिसेप्शन इन कश्मीर। जाके देख लीजिए, जो मैं आपकी बात का ऑथेंटिकेट कर रहा हूं कि उसको ऐसा रिसेप्शन दिया गया जैसे आज उसको पाकिस्तान के एयरपोर्ट में वहां के प्राइम मिनिस्टर ने। बहरहाल ऐसी ताकतें तो होती रही हैं जो कि प्ले अलोंग, who try to mold and try to shift things in their favor, जो कि फिर जम्मू कश्मीर के नुकसान में जाती हैं। लेकिन बहरहाल जब हम जम्मू कश्मीर की सहाफत की बात करते हैं, सहाफियों की बात करते हैं, वो एक तरफ हमारे कश्मीर फ्रेटर्निटी के जर्नलिस्ट में पुलित्जर विनर्स भी है, दीगर प्रेस्टिजियस अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट भी है। अहमद अयाज साहब, आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल अहमद अयाज साहब, ये तारीख जो रकम की जा रही है, आप इसको तारीखी मानते हैं, और अगर मानते हैं तो क्या ये नया कश्मीर है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई इसमें कोई खास ये तो है नहीं कि समथिंग वेयर वी कैन कॉल दैट इट इज गोइंग टू बिकम इन हिस्ट्री। देखिए, ये हालात का एक रिजल्ट है, जो हालात से गुजर रहे हैं। इसमें हिस्ट्री का क्या है? हमें इलेक्टेड तो होने थे 10 साल के बाद हुए। नॉर्मली अगर हम जम्मू कश्मीर के पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाएंगे तो 6 साल बाद होनी चाहिए। अगर हम बाकी के साथ जाएंगे जो एब्रोगेशन के बाद जो हालात हुई, तो फिर 5 साल के बाद क्या फिर हम आपके लफ्जों में इसको जो होना चाहिए था, जो अभी तक मिला नहीं, अब हमारा जो हुकूक मिल रहे हैं उसको हिस्टोरिक बताकर ये सिचुएशन को शिफ्ट कर रहे हैं, या उसको हम जो अभी तक लोगों को हुकूक नहीं मिले थे, कहीं ना कहीं हम अब वो सिचुएशन को वो भूल जाए कि नाइंसाफी क्या हुई है, उसको हिस्टोरिक बताकर एक तरीके से नाइंसाफी करें, या सही लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो कि 370 के एब्रोगेट होने से जो उनसे कुछ हुकूक किसी तबके को मिल गए, तो उस लिहाज से तो माना जाएगा क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ एब्रोगेट करने के साथ साथ जो बाकियों के हुकूक तलब हो गए, जैसे जॉब राइट्स जो 1927 से महाराजा हरि सिंह के टाइम से जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल बाशिंदे एंजॉय करते रहे, उनका क्या? तो एक को कोई हक देने से दूसरे का हक तलब करना, हाँ ठीक है, यह है कि अगर इसको हम इसको भी हम मानते कि जो लोग इस वक्त के हुकूक है ले रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, उनको वही रखे, दूसरे को जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए कोई ऑल्टरनेट निकाला जाए इनके हुकूक को डिस्टर्ब करने के बगैर, देन परहैप्स वी कुड से समथिंग वेरी गुड हैज बीन डन। बट इसको कि आपने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक विड्रा किए। अब ये हुकूक भी ऐसे नहीं है कि कोई स्पेशलिटी थी, ठीक है, 370 को लेकर हम कह सकते हैं कि कोई लिमिटेड ऑटोनॉमी थी, लिमिटेड पावर्स थे, लेकिन ये जो हुकूक है, जमीनी और जायदाद के हुकूक जो है, जमीनी और नौकरियों के हुकूक है, ये बाकी रियासतों में भी है हिंदुस्तान में। बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को विड्रा करके अगर इससे दूसरे किसी चंद लोगों को फायदा मिला, तो इसका यह मतलब नहीं कि हमने कोई बड़ा तारीखी रकम किया। हाँ, हम मान लेते हैं अगर एडजस्टमेंट करके इनके हुकूक को ऐसे रख के उनको दिया जाता, कोई रास्ता निकाला जाता विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, द होल annoying everybody। बिल्कुल बिल्कुल अहमद अयाज साहब, ये तमाम पहलू हैं इन चुनावों के, और इसलिए महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं। लेकिन प्रीडोमिनेंट थॉट यही है कि आज जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने हक के लिए निकल रहे हैं, वो अपना मतदान इस्तेमाल कर रहे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए, ताकि उनकी आवाज बुलंद हो सके और उनके जो बेसिक जो उनके मुद्दे हैं, जो मसले मसाइल हैं, वो सरकार तक पहुंच सकें और एक बेहतर जीवन की ओर वो आगे बढ़ सकें, और यही कम से कम उनके लिए मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है, ये डेमोक्रेसी का महापर्व है, और अच्छी बात यह है कि तस्वीरें इसमें बड़ी खूबसूरत निकल कर आ रही हैं। फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर बुजुर्ग तक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या नतीजे रहेंगे ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल अच्छी और खुशाइंद बात यह है कि लोग जो है अपने अक़ीदा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं।